अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और यूएई के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि हमें बताएं कि यूएई में इस वक्त जो पूरे खित्ते की सूरत हाल है, जो पूरे मिड ईस्ट की सूरत हाल है और ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो इस वक्त जंग लगी हुई है, इस जंग की मौजूदा सूरत हाल में जो पूरा खिता अपनी लपेट में ले चुकी है ये जंग, तो इस वक्त दुबई में विजिट वीज़ा की, वर्क परमिट की, फ़्लाइट्स की क्या सूरत हाल है, दुबई जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता, इमिग्रेशन काम कर रही है या नहीं कर रही, जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं, जो लोग वहाँ पे ओवर स्टे हो गए हैं, उनका क्या बनेगा, पाकिस्तान से किस तरीके से जाया जा सकता है, अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या अगर खलीज ममालिक के, अरब ममालिक के, जीसीसी के हालात अगर बेहतर नहीं है तो फिर किन ममालिक की तरफ जाया जाए जहाँ पे जाके आप रोज़गार भी अच्छा कमा लें और वहाँ पे जाके आपको रेजिडेंसी भी मिल जाए और बतौर पाकिस्तानी वहाँ पे जाके काम करके अच्छे पैसे अर्न कर सकें। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे और आप टाइमली किसी भी कंट्री के लिए विजिट वीज़ा या वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकें। जो लोग फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं हमें, वो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको किस मुल्क के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दुबई के हवाले से। दुबई में चूँकि आज भी ईरान की तरफ से दुबई एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ है और दुबई में इस वक्त तमाम फ़्लाइट ऑपरेशन जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता ये जंग ख़त्म हो जाएगी, हालात नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है दुबई एयरपोर्ट के ऊपर, बहुत बड़ा हमला हुआ है, उस वजह से आके टोटल फ्लाइट ऑपरेशन जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और दूसरी जो नॉर्मल फ़्लाइट्स भी चल रही थी, जो चार्टर्ड प्लेन जा रहे थे, जो स्पेशल फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही थी, उनको भी बंद किया हुआ है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है इमिग्रेशन की भी और जो वर्क परमिट है उनकी भी। इमिग्रेशन तो अपना काम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रही है। नॉर्मली विजिट वीज़ा, जो फैमिली विजिट वीज़ा है, वो भी पोस्ट हो रहे हैं और निकल रहे हैं। जो सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा हैं, जो 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा हैं, ये भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पोस्ट भी हो रहे हैं और नॉर्मल तरीके से निकल भी रहे हैं। हमने बहुत सारे वीज़ाज़ जो पोस्ट किए थे वो निकल भी आए हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ये 1 बाय 1 आ रहे हैं, जो कि इन दिनों में जब जंग लगी है, इन दिनों में ये वीज़ाज़ निकल के आए हैं और इमिग्रेशन प्रॉपर काम कर रही है। इवन के जो लोग वहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं, जो लोग एयरपोर्ट के ऊपर फंसे हुए हैं, जिनके वीज़ाज़ एक्सपायर हो गए हैं, उनकी इमिग्रेशंस फ्री ऑफ कास्ट, फाइन पे किए बगैर उनका वीज़ाज़ को एक्सटेंड किया जा रहा है जब तक कि फ़्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल या बहाल नहीं होता। जो लोग दुबई जाना चाह रहे हैं और जिनकी मंजिल दुबई में है, जिनका लोग वेट कर रहे हैं दुबई के अंदर, जो समझते हैं कि दुबई के अंदर अगर हमें जॉब मिल जाए, वर्क परमिट मिल जाए तो हम दुबई में जाके बासानी काम कर सकते हैं, उनके लिए मशवरा ये है कि अगर आप दुबई जाना चाह रहे हैं तो फिर आप अपना विजिट वीज़ा या वर्क परमिट अप्लाई कर लें, लेकिन ट्रैवल जो है आप उस वक्त करें जब हालात नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि विजिट वीज़ा आने के बाद आपके पास 58 दिन का कम से कम टाइम होता है, 58 डेज़ का। 58 दिन के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना होता है। लेकिन जो अभी अमेरिका के या इसराइल के जो बयान आ रहे हैं, ये जंग अगले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। तो इस वक्त चूँकि इमिग्रेशन वीज़ाज़ इशू कर रही है बड़ी तेज़ी से, इससे पहले इमिग्रेशन वीज़ाज़ इशू नहीं कर रही थी, पाकिस्तानियों के लिए बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन अभी चूँकि वीज़े नॉर्मलाइज हो गए हैं, वीज़े निकल के आ रहे हैं और फैमिली वीज़ा भी निकल के आ रहा है, सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा भी निकल के आ रहा है, मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा भी निकल के आ रहा है, तो आप इन दिनों में फ़ायदा इस चीज़ का उठाएं कि आप इस वक्त अपना विजिट वीज़ा अप्लाई कर दें। जब आपका विजिट वीज़ा या वर्क परमिट निकल के आ जाएगा, 60 डेज़ का आपके पास टाइम है। जैसे ही फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होता है, जैसे ही ये फ़्लाइट नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी, तब तक ईद भी गुजर जाएगी, तो फिर आप आराम से अपनी टिकट लेके यूएई में अपना ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं। और बहुत से वो लोग जो इस वक्त पूछ रहे हैं कि खलीज ममालिक का हमें मुस्तकबिल समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये जंग बढ़ेगी या हालात दिन ब दिन बुरे होंगे या बेहतर होंगे, तो हमें किस कंट्री की तरफ मूव करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए। इससे पहले भी मैं वीडियो बना के लोगों को इसके बारे में गाइड कर चुका हूँ कि अगर आपने किसी भी यूरोप कंट्री का या जापान की तरफ रुख करना है तो आपको उस कंट्री की ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। जापान में भी इस वक्त 5 से 6 लाख लोगों की ज़रूरत है जो कि वो पाकिस्तान से हायर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त एक ही है कि आपको जापानीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज सीख लेते हैं
اور اس کے بعد جاپان کا وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں، جاپان کا اسٹڈی ویزا اپلائی کرتے ہیں، جاپان کا ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں، تو اگر نارمل ورک پرمٹ کی پرائس 55 سے 60 لاکھ ہے تو زبان سیکھنے کے بعد آپ کے آدھے سے بھی کم پیسے لگتے ہیں اور آپ کو جاپان کا ورک پرمٹ مل جاتا ہے۔ اگر آپ لینگویج سیکھ کے جاپان کا اسٹڈی ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی بہت سستے میں لگ جاتا ہے اور بآسانی آپ پاکستان سے جاپان جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنوبی کوریا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، اگر آپ وہاں کی لینگویج سیکھ کے اس کنٹری کا ورک پرمٹ اپلائی کریں گے تو بڑے ہی آرام سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ جرمنی نے اس وقت پاکستان سے 5 سے 6 لاکھ ورکرز کے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، لیکن ان کی بھی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو جرمن لینگویج آنی چاہیے۔ اگر آپ کو جرمن لینگویج آتی ہے تو پھر آپ جرمنی کا ورک پرمٹ پاکستان سے بآسانی اپلائی کر سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنا ورک پرمٹ ریزیڈنس پرمٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں، اپنا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ رہ کے وہاں کی سٹیزن شپ لے سکتے ہیں۔ یہ جرمنی کے بارے میں بتا رہا ہوں، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ اچھی ویزا ریشو ہے وہ جاپان کی ہے، سب سے زیادہ جو انکم ہے وہ جاپان کے اندر ہے، سب سے زیادہ جاب اپرچونٹیز ہیں وہ جاپان کے اندر ہیں، سب سے زیادہ جو پرامن ملک ہے وہ جاپان ہے۔ اگر آپ جاپان کے حوالے سے جاپان کی لینگویج سیکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ جا کے اگر آپ اسٹڈی پہ جا رہے ہیں تو مہینے کا 2 سے 3 لاکھ آپ بآسانی کما سکتے ہیں۔ اگر آپ جاپان کی لینگویج سیکھ کے جاپان کے ورک پرمٹ کے کسی بھی پروگرام میں، SSW میں، JLPT میں، JCIT میں آپ شامل ہو جاتے ہیں تو آپ منتھلی، آپ ماہانہ 5 سے 6 لاکھ روپے بآسانی کما کے پاکستان میں بھیج سکتے ہیں، جب تک خلیج ممالک کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ جو لوگ کسی بھی کنٹری میں موو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ جرمنی، ساؤتھ کوریا کی بجائے جاپان کا رخ کریں۔ جاپان کی لینگویج آپ میکسیمم 3 سے 4 مہینے میں سیکھ سکتے ہیں۔ یہ لینگویج کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ فوکس کریں، اس کے اوپر ٹائم دیں۔ اگر آپ اسٹڈی ویزا کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ایجوکیشن کم از کم انٹر ہونی چاہیے یا پھر میٹرک ہونی چاہیے، آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو، آپ نے 3 سے 4 ماہ جاپنیز لینگویج سیکھی ہو، تو پھر آپ جاپان کا اسٹڈی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ورک پرمٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جاپان کا جو بیسک N5 کورس ہے یہ آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے آئٹس کا آپ پیپر دیتے ہیں اس طریقے سے آپ جاپنیز لینگویج کا ٹیسٹ دیں گے، ان کی جو امبیسی ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد آپ نے سکل ٹیسٹ دینا ہے، کوئی نہ کوئی ہنر آپ نے سیکھنا ہے، سکل ٹیسٹ آپ اس کا دیں گے تو پھر آپ جاپان بآسانی جا سکتے ہیں، ورک پرمٹ پہ بھی اور اسٹڈی ویزا کے اوپر بھی۔ جاپان کے ریلیٹڈ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی چاہیے، آپ جاپنیز لینگویج سیکھنا چاہ رہے ہیں، جاپان کا اسٹڈی ویزا لینا چاہ رہے ہیں، جاپان میں ورک پرمٹ لینا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ جاپان کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسکرین کے اوپر نمبرز آ رہے ہیں، ان نمبرز کے اوپر آپ کال کر کے، میسج کر کے، واٹس ایپ کر کے، یا پھر ہمارے لاہور آفس میں، راولپنڈی آفس میں، سیالکوٹ آفس میں وزٹ کر کے جاپان لینگویج بھی سیکھ سکتے ہیں اور جاپان کا ورک پرمٹ اور اسٹڈی ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔